Welcome back to Business Morning and the special segment Economy Today. The topic is handicrafts and Ajay will explain you the details as well. इकोनॉमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा नया कार्यक्रम सीधे आपसे भी जुड़ते हुए। आज का मुद्दा है हैंडीक्राफ्ट और अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आप तक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो संभावनाएँ हैं, जो रोज़गार की संभावनाएँ हैं और अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं या इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो उन तमाम उलझनों को हम सुलझाने की कोशिश करना चाहते हैं। ट्विटर के ज़रिए सवाल कीजिए, #economy today का इस्तेमाल कीजिए और अगर आप जीमेल के ज़रिए हम तक जुड़ना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल आईडी है। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश कुमार, जो कि अध्यक्ष हैं हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ख़ास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे की। और ग्रामीण इलाकों में खुशहाली और रोजगार देने की क्षमता हस्तशिल्प से जुड़े उद्योगों में भरपूर है और रोजगार के साथ सुनियोजित आर्थिक प्रगति का ये जरिया भी है। हस्तशिल्प की कलाओं की ख्याति लगातार बनी रहे और भारत में बने जो कलात्मक और मूल्यवान वस्तुएं हैं वो यूरोप, अरब, चीन, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी सराही जाती हैं। मेटल्स, रेशम, सूत और पत्थर पर उभरी कलाओं के अनमोल खजाने में जान डालने के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स या योजनाओं की भी घोषणा की है, लगातार प्रयास भी कर रही है और यही वजह है कि जो आधुनिक दौड़ है प्रतिस्पर्धा की, उसमें जो भारतीय हस्तशिल्प है वो एक अपना अलग मुकाम बनाने की ओर इस वक्त प्रयास कर रहा है। अगर हम बात करें रोज़गार की तो करीब 9,000 एक्सपोर्टर्स हैं देश भर में, करीब 70 लाख लोग इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पिछले 2 सालों में जो हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। 14-15 में हस्तशिल्प ने 7% की बढ़त के साथ ये निर्यात किया। 15-16 की बात करें तो लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया में जो मांग है उसकी डिमांड की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो 10% से भी ज़्यादा बढ़ा। लेकिन आपको याद होगा कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना अभी भारतीय जो निर्यातक है उनको करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने अपने आप को बचाए रखा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दिनेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल आपके आ सकते हैं जीमेल और जो ट्विटर है उसके जरिए और आपके सभी सवालों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। दिनेश जी क्या कहेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स ओवरव्यू अभी आपने देखा है जो गारमेंट और हैंडीक्राफ्ट्स फेयर आपने लगाया, काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला। इस वक्त ग्रोथ रेट की बात करें और संभावनाओं की बात करें तो कैसे सेक्टर प्लेस्ड है? देखिए ये सेक्टर जो है इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ये जो अगर हम पिछले ईयर के कंपैरिजन में करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था अराउंड 21,500 करोड़ के आसपास था। इस साल जो हम सोच रहे हैं कि ये हमारा 23,500 के आसपास क्रॉस कर जाएगा। लास्ट 6 मंथ के अगर हम डाटा देखते हैं जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमारा 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो कि हमारे को शो कर रहा है कि अराउंड 17 to 18% की ग्रोथ हमारे को शो कर रहा है। अच्छा। तो इस साल जो है इस ईयर में जो इस फाइनेंशियल ईयर जब हमारा क्लोज होगा तो हमको एक्सपेक्टेशन है कि हम 24-25,000 के आसपास क्रॉस करने चाहिए। तो ये क्या वजह है कि जितना जो एंटायर एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बिल्कुल नेगेटिव या फिर कहे म्यूटेड ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट है वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखा रहा है इवन इन द एक्सपोर्ट्स? या इसके 2-3 रीजंस हैं। अभी तक जो हम एक्सपोर्ट जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का हो रहा था वो यूपी के साइड से हो रहा था, जैसे आगरा हुआ, मुरादाबाद हुआ, अलीगढ़ हुआ, हाथरस हुआ, इस सेगमेंट से, और कुछ राजस्थान का पार्ट हो रहा था। जो हमारा राजस्थान का जो पार्ट है और यूपी का पार्ट मिला के अराउंड 60-70% के आसपास कवर करता है। जो इंडिया के बहुत से पार्ट्स हैं जो अभी तक अनटच थे, जिसको कवर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से। तो हम साउथ के पार्ट, उड़ीसा के पार्ट और नॉर्थ ईस्ट को हम ला रहे हैं। उससे हमारा जो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जो कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसकी वजह से ग्रोथ हमारा बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में, वेंकट आपके पास कोई सवाल? अलग अलग सेक्टर्स में अगर बात करें हैंडीक्राफ्ट्स की तो हम कितने सेगमेंट्स या कितने क्लस्टर्स की तरफ हम काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर डिमांड की बात करें तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट मार्केट को लेके या फिर डोमेस्टिक डिमांड को ही लेकर के किन चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा है, जैसे कि अगर कोई नया इन्वेस्टर या नया एंटरप्रेन्योर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा हो तो उससे फ़ायदा होगा? अभी जो क्लस्टर की बात आप कर रहे हैं, क्लस्टर हमारे पास इस समय जो हमारा एक नरसापुर एक बहुत बड़ा क्लस्टर है आंध्र प्रदेश के अंदर जो अभी बनाया है। अच्छा। जो हमने दिल्ली
हाथ के पैटर्न पे बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने शॉप्स क्रिएट की हैं और नरसापुर के अंदर बेसिकली जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उसमें 100% लेडीज़ का योगदान है। सारी लेडीज ही वहाँ पर जो क्रोशेट का काम करती हैं और उनके लिए हमने पूरा एक डिज़ाइन सेंटर खोला हुआ है। उनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग और उनको रॉ मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को हम दिल्ली हाट की तरह शोरूम्स के अंदर लगाते हैं और बायर सेलर मीट क्रिएट करते हैं और सारे एक्सपोर्टर्स को वहाँ पर ले जाते हैं, वो जो उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं जिससे उनको काम मिलता रहे। पर वो प्रोडक्ट बनाते क्या है, किस चीज़ पर काम दे आर कर रहे मेकिंग ओनली क्रोशेट प्रोडक्ट्स। क्रोशेट से उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। क्रोशेट की बेडशीट हुई, क्रोशेट के बैग्स हुए, कुशन कवर्स हुए। पर आजकल जो हम न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं कि क्रोशेट को सारा का सारा अगर आप कुशन कवर ही बना देते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता, तो उसके लिए हम थोड़े थोड़े एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट बनाते हैं, उनको जैसे लैम्प शेड में डेवलप कर दिया। अच्छा। उन पार्टों को हमने पैच लगा दिया कहीं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उससे एक न्यू डेवलपमेंट क्रिएट होता है और उससे बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। हैदराबाद की आपने बात की, आंध्र से आते हैं वेंकट, उनके पास चलते हैं। वेंकट, हाँ। Yeah. Sir, when we talk about these clusters which you are mentioning, you know, the most important thing is you're also mentioning that the creation of employment opportunities. Yes. And then the reach to these tribal communities is one major challenge from the whole sector point of view itself, and also create employment opportunities. No, I don't think so. There is any problem. This kind of problem. The Okay. people are very genuine. I visited over there, और उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। उनको हम जॉब क्रिएट कराते हैं। वो उसके लिए हमने अपना पूरा सेंटर खोला हुआ है। उसमें हमारा पूरा स्टाफ वहाँ वर्क कर रहा है और उनको अवेयर करता है कि भाई आप इस सेगमेंट्स में आइए और वहाँ पे और हम न्यू एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं और उन न्यू एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं कि भाई आप इन लोगों से इनके प्रोडक्ट को लेकर के प्रोफेशनली एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनको डेवलप करिए, जिससे कि उनका वर्ल्ड ओवर में मार्केट बहुत ज़्यादा इस समय काफ़ी हो रहा है। सेकंड हमारा जो क्लस्टर है राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर, वहाँ छोटे छोटे आर्टिशन है, वुड का काम करते हैं, उन लोगों को भी इसी तरह हम मोटिवेट करते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मुरादाबाद के अंदर और सहारनपुर के अंदर हमारे रिसोर्स सेंटर है। मुरादाबाद में हमारी काउंसिल की तरफ से मशीनें लगाई गई हैं वुड को ड्राई करने के लिए और हमने सारी इम्पोर्टेड प्लांट मशीनरी खरीदी हुई हैं। जो छोटे छोटे कारीगर्स हैं जो कि जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है वो हमारे सेंटर में आते हैं और वहाँ अपने प्रोडक्ट को डेवलप कराते हैं। उसके लिए हमारे पूरे ट्रेनीज और डिज़ाइनर सब बैठे हुए हैं और उनकी जो वुड की प्रॉब्लम सहारनपुर के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, वुड की सीजनिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। छोटा आदमी सीजनिंग नहीं करा सकता, छोटा कारीगर सीजनिंग नहीं कर सकता। उनको हम अपने प्लांट में लाते हैं, उनकी वुड हम सीजनिंग करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। उससे काफ़ी एक्सपोर्ट हमारा ग्रो कर रहा है। पहले जो अर्लियर जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर रहा था उसका रीज़न था कि यहाँ से जो इंडिया से वुड एक्सपोर्ट हो रही थी वो सीजन वुड नहीं थी और उसके अंदर कीड़े लग जाते थे और कीड़े से क्या है कि वो जो बायर का इमेज ख़राब होता है। वो अब सहारनपुर का इमेज बिल्कुल क्लीन हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है। सहारनपुर के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। And sir, another challenge, I mean, like there should be some sort of clarity on this. I mean, like you would be the right person to give clarity. I was reading certain, when you talk about the handicraft especially and also the exports point of view, I was reading somewhere that, for example, certain specific handicrafts, like for example, Kondapalli in Andhra Pradesh itself, Yes. these handicrafts, they say that the demand in India is actually going down only. I mean, like they have to focus on various other aspects now to increase the demand and everything. What is the truth in this? I mean, is it really the situation? No, this is not truth. This is not absolutely not truth. This is not true. ठीक। Okay. दिनेश जी, अब हम जो इश्यूज हैं इस सेक्टर के उस पर आते हैं। हाँ। एक जो सबसे बड़ा इशू है कि देश में डिमांड कैसे बढ़ाई जाए, देश में अपने हैंडीक्राफ्ट को लेकर के जो ओनरशिप की एक तरह से जो फीलिंग है उसको कैसे डेवलप किया जाए और कैसे डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाया जाए। बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डोमेस्टिक ब्रांड के लिए, उसके अंदर जो हमारा जो अभी आप बहुत फॉरेन कंट्री में जाते हैं, बड़े स्टोर में जाते हैं तो बहुत से प्रोडक्ट देखते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया से ही बन करके वहाँ गया है और उसको वो वहाँ से खरीद करके लाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस इसलिए जो हमारा इंडिया एक्सपो मार्ट है जिसमें हम शो कर रहे हैं, इसमें हम रिटेल बायर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि जो रिटेल के यहाँ पर जितने स्टोर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया है, वो आएँ
और हमारे प्रोडक्ट को देखें, और जो हमारे एक्सपोर्टर्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी दीजिए, जिससे कि ये प्रोडक्ट इंडिया में सर्कुलेट हो और लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले। लोगों को जो आर्टिशन जो हमारे 7 मिलियन आर्टिशन जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाए और लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। दिनेश जी, लेकिन ये जो 70 लाख का आंकड़ा मैं देख रहा हूँ, इतने बड़े देश में मुझे ये बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़ा दिखाई नहीं देता है। मेरे देश में 7 करोड़ क्यों नहीं है, 10 करोड़ आर्टिसंस क्यों नहीं है, और जो डाइंग आर्ट है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं होगा तब तक आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकें, और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस अगर नहीं रहेगी तो फिर आप हमेशा मार खाते रहेंगे एक्सपोर्ट मार्केट में। उसके लिए बड़ा बेसिक रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। अगर हम क्वांटिटी और एक्सपोर्ट आर्टिशन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको कुछ इंपोर्टेड मशीन्स और उनको यूज करना पड़ेगा और इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह के कुछ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो हैंडीक्राफ्ट नहीं, ऑफ कोर्स हैंडीक्राफ्ट के अंदर हमारा 80% वर्क और 85% वर्क हाथ से होता है, पर उनको अच्छी इंटरनेशनल फिनिशिंग देने के लिए हमको 15-20% का फिनिशिंग के लिए वो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी इस समय इंडिया में वो फैसिलिटी पैकेजिंग वो अभी अवेलेबल इससे इत्तेफाक रखता हूं मैं कि मार्केटिंग, पैकेजिंग और जो फील है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो एक चीज़ है जिसमें कि आप लोगों को स्किलिंग करेंगे तभी नए लोग आएंगे, नए लोग सीखेंगे, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उसके लिए क्या है कि हमने इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हायर किए हुए हैं। उनके अंडर में जितने हमारे यंग ये NEFT से निफ्ट से निकले हुए बच्चे हैं उनको हम लेते हैं, वो उनके अंडर सुपरविजन वो वहाँ पे लर्न करते हैं, और उनको अलग अलग सेंटर्स में हम उन लोगों को भेजते हैं और वो लोगों को ट्रेन करते हैं स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से। और वो डिज़ाइनर जितने हमारे हमारे एक्सपोर्टर्स भी आते हैं उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई अपना डिस्प्ले और प्रोडक्ट अच्छा हो, जिससे कि बायर को डिस्प्ले अच्छा लगे। इंडिया में ज़रा डिस्प्ले का ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है जो इंटरनेशनल होता है, पर लेकिन जो हम सारे एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरह से डिज़ाइन और डिस्प्ले प्रोडक्ट का करें, जिससे कि उनकी सेल्स भी और ग्रोथ बढ़ सके। ये जो ट्रेड फेयर हमने कवर भी किया आपके इस फेयर को, और उसमें जो मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा कि ऑल पॉसिबल हेल्प्स विल बी प्रोवाइडेड टू द सेक्टर, लेकिन वो हेल्प क्या होंगी वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कौन सी इश्यूज़ आपने उनके सामने रखे हैं, और सरकार की अगर बात करें तो वो किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है समझेंगे थोड़ी देर में। कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो सवाल जवाब है उसका भी सिलसिला शुरू करेंगे। चर्चा हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वक्त जारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Business Morning and the Economy Today. Let's now have a look at these questions. We are getting in certain questions on our Gmail ID as well. Let's have a look at the first question on our Gmail. And the question is, what is the provision to certificate and promotion to eco-friendly carry bags? This is by Anil. Sir, if you can answer that question. तो केवल कैरी बैग्स ही नहीं, क्यों अगर आप इको फ्रेंडली अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट से, तो उसको प्रमोशन के लिए क्या कुछ नहीं, इको फ्रेंडली बैग्स वगैरह हम बहुत बनाते हैं। जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर लाए हैं, नेचुरल फाइबर से जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन नेचुरल फाइबर से हम फाइबर क्रिएट करते हैं। फाइबर से जो हम बैग, जो फाइबर से हम स्टिचिंग करके जो बैग बनाते हैं, वो सारे इको फ्रेंडली हैं।
मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो एक क्वालिटी है तो क्यों नहीं हम पूरी दुनिया में उससे मार्केट करते हैं अच्छे से, कि अगर आप दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल है, हमारे बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और वो इको फ्रेंडली हैं, जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, शायद उसको ब्रांड और मार्केटिंग के साथ जोड़ना होगा। यस, वो उसका एक ब्रांडिंग वाला इशू है जो कि हमको ब्रांड करना पड़ेगा, पर लेकिन हम अपने बायर्स को हमेशा बताते हैं कि हमारे इको फ्रेंडली हैं और इसका हम पूरा ओवरसीज सारा इसका एडवर्टाइजिंग करते हैं और सारे लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उससे इको फ्रेंडली वो लेते हैं और बना रहे हैं। पर लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है, अभी इतना प्लांट्स एंड मशीनरीज वो इतना यहाँ डेवलप हो नहीं पाया है। अगर हम कुछ स्पिनिंग मिल्स लगाएं और उसके बाद कुछ हम जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर हम 1-2 स्पिनिंग मिल इंस्टॉल करें तो जो हमारा फाइबर जो वेस्ट हो रहा है उससे लेकर के अगर हम थ्रेडिंग करें और कपड़ा बनाएं और उससे अगर हम बैग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं है और लोगों को इतने प्लांट्स एंड मशीनरी अवेलेबल नहीं है जिससे कि वो चीज़ क्वांटिटी में बनाई जा सके। अगर कोई स्टोर मांगता है तो वो कहता है भाई 10,000 पीस चाहिए, उसको हम वी आर नॉट एबल टू सप्लाई। ठीक है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं दे पाते। उनका दूसरे सवाल का हिस्सा था कि सर्टिफिकेशन की कोई सुविधा है और कोई एक ऑथेंटिक इंडियन हैंडलूम है, ये कैसे समझ पाएगा, कैसे पहचान हो पाएगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट मतलब आर्टिफिशियल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए अभी तक ऐसा कोई हमने लोगो अभी तैयार नहीं किया है। इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं कि ऐसा कोई लोगो बनाया जाए जिससे लिखा जाए, उस लोगो प्रोडक्ट पे लगाया जाए कि इसे ऑर्गेनिक और हैंडलूम प्रोडक्ट का है। वी आर वर्किंग ऑन इट। Let's have a look at other question as well. There is another question on Gmail from Nitesh, if I'm not wrong. Let's have a look at that question too. What are the initiatives taken by the government to promote export of handicraft section of Northeast region for bamboo handicraft? Nitesh Srivastava. So you've been talking about the encouragement given to Northeast region. Yes. For the bamboo handicrafts, he wants to know the answer from that. Yes, we are making so many beautiful products from bamboo. उसके लिए we have hired a designer from the Philippines और वो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि फिलीपींस स्टाइल पे उनको किस तरह ड्राई किया जाए, किस तरह केमिकली ट्रीटेड किया जाए जिससे कि इसके अंदर फंगस और वो क्रिएट ना हो पाए। और वी आर टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव टू द बैम्बू आर्टिकल्स। उसके अंदर बहुत अच्छे सोफ़े डेवलप कर रहे हैं और प्लेट्स वगैरह भी बना रहे हैं और उसके अंदर रक्स भी बना रहे हैं, मैट्स भी बना रहे हैं, फ्लोरिंग भी बना रहे हैं। बहुत काइंड ऑफ के प्रोडक्ट्स हम उस पर बना रहे हैं बैम्बू पे, और जो कि वी आर वेरी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट इनके फ्यूचर में हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इट विल ब्रिंग गुड फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री। और सर, अगर कोई देश में अगर चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के उसको प्रोडक्ट मिलें और वहाँ से लोग आकर के, फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश में जैसे आप मान लीजिए बेस आपका यूपी में है या फिर दिल्ली में है और आप चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आकर के आर्टिसंस आपके लिए काम करें, कोई ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिला है वो आपके लिए बना के दे, या मिसाल के तौर पर आपके गांव में जाकर के वो उसी तरह के खूबसूरत घर बनाए जिस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, क्या वो संभव है और क्या कोई लिंक है? वो थोड़ा सा इसे वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन की वायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बनती। जो बैम्बू का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन लाएंगे तो इट विल नॉट बी द कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव और जो वर्कर्स हैं वहाँ के, उनको माइग्रेट करना चाहेंगे तो वो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। उनकी एक्सपर्टाइज को हमको उन्हीं के स्टेट में ही यूज़ करना पड़ेगा और हमको एक्सपोर्ट भी वहीं के नियर बाई पोर्ट से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक के लिए तो इसे वेरी डिफ़िकल्ट कि उनके वर्कर्स को यहाँ ले आएँ और यहाँ से उनसे वो प्रोडक्ट, जैसे बैम्बू का प्रोडक्ट है उसको सहारनपुर में वो डेवलप कराएं तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। काफ़ी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। और शायद यहीं पे जो स्टेट का रोल है वो आ जाता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं इसकी बात आप कर रहे थे कि वो बहुत ज़रूरी हैं। मेरा दूसरा बेसिक सवाल ये है कि क्यों गुजरात जैसे स्टेट्स में आपको एक्सप्रेसवे के बीच में दोनों तरफ इंडस्ट्रीज़ नज़र आती हैं और क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं? मैं स्पेसिफिक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि अगर आप नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। लेकिन दोनों तरफ अगर आप देखें एक्सप्रेसवे को, एक भी ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या कहें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको दिखाई नहीं देती। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि जैसे सहारनपुर के जो वर्कर्स हैं, जो वो लोग हैं, वो अपने स्टेट से बाहर मूव करना ही नहीं चाहते, वो वहीं पर ही रह करके काम करना चाहते हैं। तो उन्हीं के एरिया में ही हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर उनको बोलें कि आप यहाँ आ जाइए, इस स्टेट पे मूव कर जाइए, फिर दूसरा कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज आर नॉट वेरी फ्रेंडली। कि भाई उनको लैंड इतनी एक्सपेंसिव रेट पे वो सेल करते हैं जिससे कि हर छोटा मोटा एक्सपोर्टर उस लैंड को खरीद नहीं सकता और उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता। लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर या तो आप एक्सपोर्टर्स को चीप रेट पे लैंड प्रोवाइड कीजिए
जिससे कि वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर तो सके। स्टेट गवर्नमेंट को आप सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, जिससे क्योंकि उनके लिए भी तो रोजगार का एक बड़ा साधन है और वो अपने यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ वो प्रदान करें। और बहुत सारे लैंड पार्सल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की स्किलिंग। लेकिन अभी न्यू लैंड पॉलिसी के अंदर इतना ईजी नहीं है कि लैंड वो एक्वायर कर सकें और लोगों को दे सकें। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट to acquire the land and to distribute to the people, to give in the very competitive prices. So, and apart from that, in fact, like government is also giving many, there are many welfare schemes as well to encourage us handicrafts and everything. Also, that funds the employment generation as well through that schemes too. If you can give some understanding to for the benefit of the people, how government is working on this with specific schemes also to increase the employment and also encourage the complete sector in the coming days. इसके अंदर हमारा जो बेसिकली है, जो अभी प्रेजेंट मिनिस्टर आई हैं टेक्सटाइल में, वेरी कोऑपरेटिव और उन्होंने काफ़ी अच्छे एश्योरेंस दिए हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत प्रमोट करेंगे। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सी विल डू इट। और सी इज़ ए वेरी डायनेमिक लेडी और उनके जो विजन है इज़ ए वेरी गुड विजन। और सिर्फ हमसे बेसिक हमको अगर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाएँ, जो एक्सपोर्टर जो है उसको जो इंटरेस्ट रेट है इज़ वेरी हाई। वो इतना मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए आप बैंक से लोन लें, तो 3% का सबवेंशन तो आपको मिल रहा है और किसी सेक्टर को मिल नहीं, इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बैंक। हाँ, मैं फाइनेंस का सबवेंशन तो है ना उसमें, अगर नहीं सबवेंशन है, पर सबवेंशन होने के बाद भी आपका 9-10% इंटरेस्ट रेट होता है। तो सबवेंशन भी नहीं मिल रहा है। दैट इज ट्रू। कॉम्पिटिटिवनेस जो मैन्युफैक्चरर्स को जो इंटरेस्ट रेट है फॉरेन कंट्री में ऑल ओवर द इंटरनेशनल मैक्सिमम दे आर मूव फ्रॉम 0% टू 2.5%। तो सर उस पे तो शायद हम उस इंटरेस्ट रेट रिजीम पे तो शायद जाना बहुत ही मुश्किल है और ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए है, उसमें हमें काम करना पड़ेगा उसी जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से। आइए कुछ ट्वीट्स देख लेते हैं। अगर एक और इशू और जीएसटी का इशू है जिसके लिए हमने मिनिस्टर साहब से अभी रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई हमको हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को हमको नेगेटिव लिस्ट में डाला जाए। अगर हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे छोटे छोटे आर्टिशंस हैं, अगर हर एक पे जीएसटी लग गया इधर से उधर तो बहुत इज़ वेरी डिफिकल्ट। उनका एक्सपोर्टर का सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा और वो इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। जो छोटे लोग हैं सर, मेरे ख्याल से जो 20 लाख का टर्नओवर है उसमें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, लेकिन एसेंशियल गुड्स में शामिल होता है कि नहीं, वो शायद डिस्कशन वाली बात है। वो डिस्कशन वाला इशू है। 20 लाख रुपए इज वेरी स्मॉल लिमिट, क्योंकि जो फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए अगर आप ब्रास का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आज ब्रास की जो वैल्यू है 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो का तो रॉ मटेरियल ही है। अगर उस प्रोडक्ट से आप बनाएंगे तो उतने पैसे में क्या होगा, 20 लाख रुपए में कुछ भी नहीं हो सकता। Let's have a look at the question as well. So we are getting on Twitter. Let's have a look at that question on tweet. It's by Romil Jain. How to get various handicraft material from one point of contact, as we want to start handicraft business in Mumbai. Yes. मुंबई के अंदर हैंडीक्राफ्ट का हो सकता है, बहुत अच्छा भी काम हो सकता है, पर लेकिन मुंबई के अंदर क्या है कि लेबर की वेजेज इज वेरी हाई, तो उसमें जो प्राइस की कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल नहीं आ सकती मुंबई में। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो यहाँ दिल्ली में लेते हैं या सहारनपुर से लेते हैं, इफ यू कंपेयर द प्राइस पार्ट, द बॉम्बे इज ऑलवेज 10 to 15% एक्सपेंसिव फॉर द बायर्स। और मुझे लगता है वो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से उनको सारे हैंडीक्राफ्ट्स मिल पाएं उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर? यस, दिस इज आवर, इफ दे कम टू आवर शो, ये हमारा शो साल में 2 बार होता है, ऑटम के अंदर एंड स्प्रिंग के अंदर, जो कि फरवरी में होगा। इस शो में वो आएँ और यहाँ पे उनको हर तरह का प्रोडक्ट मिल सकता है जो कि उन्होंने देखा भी नहीं होगा। दे कैन गेट एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट ओवर हियर। We have another question on Gmail as well, so let's have a look at that question on Gmail. In India, what are the different types of clay cookwares that are made in India, where people can buy them? This clay product, is a very good product they are doing in Khurja, in UP, as well as they are doing in Jaipur. जयपुर में ब्लू पॉटरी के हिसाब से और क्ले के हिसाब से खुर्जा के अंदर बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं और उनकी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज मार्केट भी है जयपुर के अंदर और खुर्जा के अंदर। दे कैन कम ओवर देयर एंड दे कैन हैव ए लुक द प्रोडक्ट्स ओवर देयर। और ज़्यादा अर्थवेयर चाहते हैं तो दे शुड कम टू आवर शो, तो पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो, दे कैन गेट द प्रोडक्ट ऑल्सो देयर। Right.
And sir, earlier, I mean, last year, in fact, government has announced that by in the next 1 year, we would be employing around 1.3 crore people in the handicraft sector. How was that specific thing going on? Because you were telling about the challenges when establishing the manufacturing Yes. units itself. But That's then obviously the employment is done through these units. Employment is depend when the entrepreneur, more and more entrepreneur will come in this country. Our council is trying to create at least around 100 to 200 entrepreneur every year. If one entrepreneur work, then he will the more work for the workers, artisans. So we are trying to motivate the people to come and become an exporter. If the new young generation which is coming now, they are more creative and they are doing more better development in comparison of our old exporters. अगर हमारे पास कोई और दूसरा ट्वीट है तो हम उसको भी ले सकते हैं। हमारे पास एक सवाल का शायद, लेकिन एक सवाल जो अभी दिख रहा है मुझे ट्वीट पे वो ये है कि कौन सा स्टेट जो है वो बेहतर काम कर रहा है। अगर आप कंपेयर करें तो कौन से स्टेट में ज़्यादा बेहतरीन संभावनाएं हैं काम करने की? इस समय जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है वो हमारा राजस्थान स्टेट इज़ डूइंग द बेस्ट। अब आपके बाद ये हमारा जो नॉर्थ के अंदर जो अपना यूपी स्टेट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। दीज टू स्टेट्स आर वेरी गुड। एंड अभी लास्ट विजिट टू उड़ीसा स्टेट में इतना बढ़िया हैंडीक्राफ्ट्स है, पर उनको अभी इतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है उड़ीसा को, कि अगर वो उड़ीसा स्टेट भी काम करे तो उड़ीसा स्टेट में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कोई अगर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाह रहा है तो उसके पास कितना कैपिटल होना चाहिए इस कारोबार में आने के लिए? इस कारोबार में बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाह रहा है तो एटलीस्ट ही मस्ट हैव मिनिमम 10 लाख रुपीज। अच्छा, और उसके बाद आपके काउंसिल के साथ मिलके कोई हमारे काउंसिल के साथ न्यू प्रोडक्ट लाएं, डेवलप करें और वहाँ पे वो हमारे में शो में शुरू करें, प्रोडक्ट को दिखाएं और फॉरेन बायर्स आएगा। अगर उनका प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो ही कैन गेट द गुड ऑर्डर्स एंड ही कैन डेवलप विद द सपोर्ट ऑफ बैंक फाइनेंस। जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि बैंक हमारा कोऑपरेटिव होना चाहिए हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स के लिए। दे शुड गिव द इंटरेस्ट रेट नॉट मोर देन 3%। चलिए, ये शायद जो आपकी डिमांड है मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल डिमांड है, क्योंकि मुद्रा लोन भी जो दिया जा रहा है वो 10 से 12% भी दिया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का सिनेरियो या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है ऐसा कि हम जीरो इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़ नहीं सकते। लेकिन नहीं, इट्स नॉट जीरो कि भाई अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को तो आपको कम करना ही होगा। अगर आपको लोगों के पास कैपिटल नहीं है, अगर छोटे स्केल में आप लोगों को लाना चाहते हैं कि 10 लाख 15 लाख के बजट से काम करे तो उसको कुछ ना कुछ बैंक से फाइनेंस बहुत सही कह जरूरी रहे हैं है सर। और इस आर्गुमेंट को लगातार जो सबवेंशन है स्कीम उसके लिए रखा जाता रहा है और कॉमर्स मिनिस्ट्री को ये चीज़ मिलती भी रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने तमाम इश्यूज़ पे चर्चा की और हमारे दर्शकों के सवाल भी लिए। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। और अगर बाजार की स्थिति की बात करें, Well, absolutely. Let's have a look at the BSE Sensex at this moment is slightly flat down by almost 28 points, trading around 28,024, still holding that 28,000 psychological mark, but still down by 26 points. Also, Nifty is trading on the same trend, down by 0.07% marginally. 7 points, around 8,672 at this moment. Well, that's all on the show. Stay tuned to DD News. नमस्कार। कल का शो क्या था, मैं भूल गया।